पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपना टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अग्री डिसएग्री एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज टेबल बेस्ड, डायग्राम बेस्ड और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये दोनों ही डबल डिजिट वेटेज है, बहुत भारी क्वेश्चंस हैं और मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस है। अग्री डिसएग्री कैरीज 12 मार्क्स। कितना मार्क्स? 12 मार्क्स। अग्री डिसएग्री कितना मार्क्स कैरी करता है? 12 मार्क्स, यानी 12 मार्क्स कैरी करता है। और अगर आपको 12 मार्क्स लाने हैं, अगर आपको 12 मार्क्स लाने हैं तो अग्री डिसएग्री में बोर्ड जैसा बता रहा है वैसा लिखने का। ये येलो शीट जो है ये एग्जामिनर्स को मॉडरेटर्स देते हैं और बोलते हैं असं चेक करायचं। और आप देख सकते हो यहां पे बोर्ड ने क्या लिख के दिया, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एनी 3। मार्क्स कैसे देने का? 1 मार्क फॉर राइटिंग अग्री और डिसएग्री, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट रीजंस। 1 मार्क अग्री और डिसएग्री लिखने का ही मिल जाएगा और 3 मार्क्स करेक्ट रीजंस लिखने के मिल जाएंगे। अब बोर्ड ने कहीं पे भी ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि रीजंस कितने लिखने चाहिए, लेकिन रीजन के लिए मार्क्स कितना बोल रहा है? 3। तो ये कॉमन सेंस है कि मिनिमम 3 तो लिखना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 4 से 5 लिखना ही चाहिए। और जो सैंपल आंसर बोर्ड देती है उसके अंदर बोर्ड ने, आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है तो यहां पे बोर्ड ने बताया 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट में लिखा है एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स तरी चालेल। बोर्ड ने 5 पॉइंट देके रखा है और 5 में से अगर बच्चे ने 3 भी सही लिखा है इसमें से तो उसको पूरे मार्क्स देने हैं। समझ रहे हैं? तो बेसिकली बोर्ड वांट्स टू टेल दैट रीजंस में 3 रीजन अगर एकदम परफेक्ट है तो पूरे 3 मार्क्स देने। उतने परफेक्ट अगर तुम हो और तुमको लगता है हम लोग एकदम परफेक्ट है तो 3 ही लिखो, और अगर तुमको थोड़ा भी डाउट है तो 4 से 5 लिखो, तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अंडरस्टूड? अग्री डिसएग्री कैसा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आज तक जितनी भी बार ये क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इट हैज बीन टेकन एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ओनली। मतलब ऑफिशियली तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स रहता ही है, बट अब इसको भी ऑब्जेक्टिव्स मान लिया गया है अभी तक के पास पेपर्स में। इतना इजी ये क्वेश्चन आया है अभी तक के। अगर आप पास पेपर्स देखोगे राइट फ्रॉम कोविड टिल नाउ, हर बार क्वेश्चन नंबर 5 हैज बीन वेरी इजी एंड इट हैज बीन गिवन टू गेट मार्क्स। और मार्क्स भी ऐसा वैसा नहीं, कितने 8 मार्क्स है टोटल, और 8 मार्क्स आपको मिलते हैं 2 प्रॉपरली अटेम्प्ट करके, यानी 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। और ये 4 मार्क्स सिर्फ 1 सेंटेंस 1 वर्ड के आंसर पे ही मिल जाता है। इतने इजी क्वेश्चंस अब तक आए हैं। क्या टाइप के क्वेश्चन है? तो 3 टाइप के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन भी 3 ही होते हैं इसमें, हर टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ अ टेबल, 1 क्वेश्चन ऑफ फिगर और 1 क्वेश्चन ऑफ पैसेज। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक टेबल वाला, एक डायग्राम वाला और एक पैसेज वाला। ये 3 में से आपको कोई भी 2 करने। समझ में आ रहा है? और आंसर्स ऐसे एक एक वर्ड के हैं, ये देखो ना, एक एक वर्ड के आंसर है, तो 4 मार्क्स फिलअप्स जैसे ही आपको मिल जाएगा अगर आपने करेक्टली लिख दिया तो क्वेश्चन 4 एंड 5 आर फुल ऑन मार्क्स वसूल क्वेश्चन। यहां पे आप इसको क्वेश्चन 5 को तो एज ऑब्जेक्टिव्स भी टारगेट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव चाहिए या 8 मार्क और मिलने वाला है, सिंगल सेंटेंस 1 सेंटेंस जैसे आंसर्स। जो तीसरा कैटेगरी है पैसेज का, ये पैसेज के अंदर भी अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं द आंसर्स हैव बीन वेरी वेरी इजी। यू रीड द क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड्स ही आंसर में मिल जाते हैं, एक ही लाइन में सारा मिल जाता है। मतलब बहुत प्रेडिक्टेबल और इजी पैसेज अब तक आया है।
तो whichever two you choose, table, figure or passage, it is very easy to crack them, not as difficult as distinguish or not as difficult as a feature, scope और importance वाले क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 और 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके 20 मार्क्स पक्के हो सकते हैं. कितने? 20 मार्क्स. 12 मार्क्स किसके हैं? अग्री डिसएग्री के, और 8 मार्क्स किसके हैं? क्वेश्चन नंबर 5. समझ में आ रहा है? अपने पास कुछ सैंपल्स है, वो सैंपल्स अपन डिस्कस करते हैं. पहले पिछले 3 पेपर्स के पहले अग्री डिसएग्री देखते हैं. मार्च 2024 में अग्री डिसएग्री का एक क्वेश्चन आया है. ओवर द लास्ट 75 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. पहली नजर में तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन है किधर से, बट अल्टीमेटली दिस इज फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड. चैप्टर ही 4 मार्क का है और एक क्वेश्चन उसका यहां पर दे दिया गया. तो भाई ओवर द लास्ट 75 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. तो I disagree. आंसर I disagree. ये 75 साल में अभी चेंज हो गया साहब, थोड़ा थोड़ा करके चेंज हुआ है. Over the last 70 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. The main features are increasing share of gross national income. अपना national income बढ़ा है. 1991 से the share of India's foreign trade in gross national income is 17.53 and it increased to 25% in 6 and 7 and 48.8% during 16-17. तो ग्रेजुअली ये ग्रो हुआ है. पहले 17% था, आज ये 48 to 50% तक पहुंच गया है. इसके अलावा इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड. पहले हम मसाले और चाय ही बेचते थे, आज हम बहुत सारी अलग अलग चीजें बेच रहे हैं. सो आवर वैल्यू एंड वॉल्यूम बोथ हैव इंक्रीज्ड. Since 1991, the volume and value of India's foreign trade has gone up. India now exports and imports goods which are several times more in value and volume. अब हम ट्रैक्टर भी बेच रहे हैं, साइकिल भी बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स भी बेच रहे हैं, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स के हम बिजनेस कर रहे हैं. हम लोग सैटेलाइट के बहुत सारे स्पेयर पार्ट सस्ते में मैन्युफैक्चर कर ले रहे हैं. तो अब जो हम बेच रहे हैं ना, उसकी वैल्यू भी बढ़ी है और उसका क्वांटिटी यानी वॉल्यूम भी बढ़ा है. इसके अलावा चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो एक्सपोर्ट का जो कंपोजिशन है दैट हैज चेंज्ड. Since independence, the composition of export trade of India has undergone a change. Prior to independence, India used to export primary goods जैसे जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स. ज्यादातर यही सारा चीज हम बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे. With the passage of time, manufactured items like ready-made garments, gems, jewelry, electronic goods, especially computer hardware and software, occupy a prime place in India's exports. तो अब हम बहुत सारा manufactured goods भी बेचने लगे हैं as compared to earlier days. Lastly, change in the composition of imports also. हम जो खरीद रहे हैं उसका भी composition change हुआ है. Prior to independence, India used to import consumer goods. दवाइयां खरीदते थे, क्लॉथ खरीदते थे, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा. लेकिन अब टाइम चेंज हुआ है नरेश, और टाइम चेंज हुआ है तो क्या अब हम जो है हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग मेनली कैपिटल गुड्स लाइक हाई टेक मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील एक्सेट्रा. तो नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड. जो पहले इंपोर्ट का स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन था, अब उससे काफी अलग चीजें हम इंपोर्ट करने लगे. एक्सपोर्ट भी बदला है, इंपोर्ट भी बदला है. लास्टली ओशियनिक ट्रेड, मरीटाइम ट्रेड भी बोलते हैं इसको, मैरीटाइम ट्रेड. ये समुद्री रास्तों से होने वाला ट्रेड है और ये भी ड्रास्टिकली बढ़ा है. मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड इज बाय सी. इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, और ये सब हमारे इंडियन ओशियन से काफी नजदीक है, काफी क्लोज है. तो जहाजों से यहां तक पहुंचना काफी इजी है.
the share of India's oceanic trade is around 68%. 68% का यहाँ पर हमारा शेयर है ओशियनिक ट्रेड का, मतलब ट्रेन से, एरोप्लेन से भी ज्यादा हम सी से, ओशियनिक ट्रेड से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। ये क्या था? ये रीजंस थे अबाउट हाउ आवर कंपोजिशन हैज चेंज्ड ओवर 70 इयर्स। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स में टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। आपने अगर 4 भी अच्छे से लिखे तो चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू ऑब्जर्व दिस आंसर। अब ये आंसर आप लोगों के लिए, सबके लिए नया है। इसके ही जगह पे आपको क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई एम श्योर एवरीवन विल बी एबल टू राइट दिस, बट फ्रॉम दिस यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इट। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल की आपण रीजन्स सुद्धा पॉइंट वाइज लिहायचे, बेनिफिशियल है। नहीं लिखा आपने, पॉइंट नहीं बन रहा है, आपने सेंटेंस में लिख दिया तो भी मार्क्स मिलेगा ही। ऐसा कहीं लिखा नहीं है येलो पेपर पे कि पॉइंट वाइज ही लिखो, नहीं। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, बट ऐसा लिखा तो एडवाइजेबल है, अच्छे से फटाफट चेक भी हो जाता है, चेक करने वाला कन्विंस होता है और मार्क्स दे पाता है। पॉइंटर्स पढ़ के भी कभी कभी तो मार्क्स मिल जाते हैं ना। सो पॉइंटर्स ऑलवेज हैव एन एज और एडवांटेज ओवर राइटिंग फुल सेंटेंसेस। ओके, जैसे अभी यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा तो सिंपल एडवाइस है, आपको 3 फीचर मैक्रो के लिखने, 3 फीचर माइक्रो के लिखने, खत्म हो गया। यहां कुछ लिखा है नहीं लिखा है वो अलग बात है। यहाँ पे तो एक सैंपल आंसर दिया है, लेकिन अगर आपको दोनों के फीचर्स आते हैं, 3 इसके फीचर लिखो, 3 इसको फीचर लिखो, लंपिंग मेथड लिखो, स्लाइसिंग मेथड लिखो, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, प्राइस थियरी, इनकम थियरी, समझेगी नहीं? तो इस तरह से आराम से आप 3 पॉइंट्स बता दोगे और बता दोगे लास्ट में 10 बोथ आर डिफरेंट। समझ रहे हो? द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहले तो दोनों का स्कोप अलग है, एक की स्टडी है और एक अनेक की स्टडी है। माइक्रो इज इंडिविजुअल स्टडी एंड मैक्रो इज एग्रीगेट स्टडी। दोस्तों, मेथड ऑफ स्टडी, एक स्लाइसिंग मेथड यूज करता है और एक लंपिंग मेथड यूज करता है। स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड। इकोनॉमिक एजेंट्स, in microeconomics each individual agent thinks about its own interest and welfare। माइक्रो में एक के बारे में सोचा जाता है, इंडिविजुअल के बारे में सोचा जाता है, लेकिन मैक्रो के अंदर सभी के बारे में, वेलफेयर के बारे में, अनेक के बारे में सोचा जाता है, समाज के, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। इक्विलिब्रियम यानी मेजर करने का तराजू, तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द पार्शियल इक्विलिब्रियम, आइसोलेट करना और एक को स्टडी करना मतलब पार्शियल करना, और जनरल इक्विलिब्रियम मतलब सबको एक साथ स्टडी करना, सबको एक साथ स्टडी करना। लास्टली डोमेन, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ थियरीज लाइक कंज्यूमर बिहेवियर। क्या क्या आता है उसमें, एग्जांपल्स लिखने आपको यहाँ पे। डोमेन मतलब, तो यहाँ कंज्यूमर का बिहेवियर आता है, प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट आता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट आता है, और मैक्रो में नेशनल इनकम आता है, पब्लिक फाइनेंस आता है। सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्रो में आते हैं, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो में आते हैं। इस तरह से 5 पॉइंट में आपने लिखा माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंक्शन। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये पॉइंटर जो है अपने ओन के बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट 4 to 5 पॉइंट्स यू हैव टू मेक एंड राइट। 4 to 5 पॉइंट्स यू हैव टू मेंटेन, तो आपको 3 मार्क्स रीजन का परफेक्ट मिल सकता है। 1 मार्क तो अग्री डिसएग्री करेक्ट पहचानने का ही है। 3 मार्क्स के लिए आपको 4 से 5 पॉइंट अच्छे से बना के लिखने हैं। प्राइस मेकर इज द ओनली फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली के तो कितने सारे फीचर्स अपन ने पढ़े, सारे फीचर्स ही लिखने हैं। और पहली बात तो ये डिसएग्री लिख देना है, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज मोनोपोली हैज मेनी अदर फीचर्स आल्सो। प्राइस मेकर इज वन ऑफ द फीचर्स। तो दूसरे फीचर्स कौन से है? वो सिंगल सेलर है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो बेच रहा है वो एक ही है और किसी के पास मिलता नहीं है। बैरियर्स टू एंट्री, वो किसी और को मार्केट में आने नहीं देता। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, मार्केट के सप्लाई पे उसका पूरा कंट्रोल होता है। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? यानी सारे फीचर्स एक एक करके लिखो, टोटल 5 से 6 फीचर आप अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे, वंस अगेन यू आर एलिजिबल फॉर 3 मार्क्स। गेटिंग इट? There are many sources of non-tax revenue.
देखो क्वेश्चन पढ़ के आंसर का क्लिक होना चाहिए तुमको। नॉन टैक्स सोर्सेस, बीएफ जीएफ पीएस, क्या बीएफ जीएफ पीएस, बीएफ जीएफ, बीएफ जीएफ, बी से बोरोइंग था, एफ से फीस था, जी से ग्रांट गिफ्ट डोनेशन था, एफ से फाइन्स एंड पेनल्टी था, बीएफ जीएफ, पी से क्या था, पी से बीएफ जीएफ पी एस, बीएफ जीएफ पी। टैक्स के अलावा सरकार को कैसे पैसा मिलता है? प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार अपने गुड्स बेचती है, उसका प्राइस लेती है ना। और एस से दो था, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट, अरे स्पेशल असेसमेंट। बी से बोरोइंग्स, एफ से फीस, जी से गिफ्ट ग्रांट डोनेशन, एफ से फाइन्स एंड पेनल्टी, पी से प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, और एस से स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवी। कोई भी पॉइंट यहां पे लिख दो, समझा? कोई पॉइंट से, देखो उसने 4 पॉइंट लिखा है अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर एकदम। गॉट इट एवरीवन? कुछ डाउट है? There are many types of index numbers. Yes, there are many types of index number. Price index number, quantity index number, value index number, special purpose index number. Point ही 4 है। सिंपल, चारों पॉइंट। ऐसा सिंपल सिंपल भी आया है पेपर में, इसको हार्ड मत समझना भाई। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। वो चाहता है कि तुमको 4 मार्क मिले, और मिल सकता है, सभी को मिल सकता है। सी व्हाई वी आर हैविंग दीज सेशंस, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन टाइप में इजीनेस महसूस हो। आपको हर क्वेश्चन नंबर आना चाहिए। एनी 3 बोला है तो 3 आना चाहिए तेरे को वहां पे, एनी 2 बोला है तो 2 आना ही चाहिए तेरे को वहां पे। वहां पे ऐसा हिचकिच नहीं होनी चाहिए कि अरे यहाँ पे तो 4 में से मेरे को तो 1 ही आता है, 2 ही आता है। इसके लिए अपन पेपर पैटर्न वाइज पढ़ रहे हैं कि अपन हर टाइप का क्वेश्चन क्रैक कर सकते। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डिड क्वेश्चन नंबर 6 yesterday or today whole day was there with you. How many of you tried it in 20 minutes? I really don't know, but I expect from you that you should wake up now, otherwise you will be sleeping in your coffins. So wake up now. It is high time to practice. High time not to just pick up the book and sit, but to write and practice. अभी जागना ही पड़ेगा। अभी जो जो टास्क, जो जो दिन मिल रहा है वो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चंस कल करने थे तो कल करने ही थे। आज का पूरा दिन था तुम्हारे पास। आज क्वेश्चन 5 और 4 करना ही है। ये पीडीएफ के अंदर 2004, 24, 23 और 22 के तीनों पेपर्स है। तीनों पेपर के 4-4 अग्री डिसएग्री है। मतलब 4 3 12 और 13 आई थिंक अग्री डिसएग्री होंगे इस पीडीएफ में। तो 12 13 तो आपको करने ही है कड़क एकदम अच्छे से। समझ में आ रहा है? देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। कल ही अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस। लेबर सप्लाई याद है, एग्रीकल्चरल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, अर्जेंट नीड फॉर कैश। देयर आर 4 to 5 ओनली रेयर आर्टिकल्स। तो ये 4 से 5 ही है। ऐसे क्वेश्चन इधर ही आएंगे। जो कम पॉइंट्स वाले हैं ना, वो आपको बोर्ड यहां पे पूछेगा। बोर्ड को भी मालूम है कि ज्यादा पॉइंट वाला इधर पूछ के क्या करूंगा। जिसमें 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, वो आंसर अग्री डिसएग्री में आएगा ही आएगा। देखो, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन: सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चरल गुड्स, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पेरिशेबल गुड्स एंड रेयर गुड्स। ऑल 5 पॉइंट्स खत्म। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नाम में ही है ना, अलग है दोनों। एक में ट्रेड है, एक में पेमेंट है, तो अलग ही है। आई अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट। पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, I agree with the statement. Both are different. How they are different? Let us read now. Let us understand. The balance of payments of a country is a systematic record of all international economic transactions of the country during a given period, usually a year.
Whereas balance of trade is difference between the value of countries export and countries import. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कितना आपने एक्सपोर्ट किया और कितना आपने इंपोर्ट किया उसका डिफरेंस है, तो पता चलेगा आपका ट्रेड कितना हुआ है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, आपके रिसिप्ट और पेमेंट के ऊपर है, आपके इनकम और एक्सपेंस के ऊपर। दोनों का फर्क समझ रहे हैं? ट्रेड बोले तो कितना धंधा किया और बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितना इनकम हो। गॉट इट? इंडेक्स नंबर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। कोई गाली थोड़ी दे सकता है इंडेक्स नंबर को, स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बोल रहा है आर वेरी सिग्निफिकेंट, तो आई अग्री। दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बोला तो डिसएग्री लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का बुराई तो नहीं कर सकते ना, तो आई अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट। क्यों? तो भाई इसके इंपॉर्टेंस का एक आंसर है चैप्टर नंबर 6 में, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर या सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। उसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हैं कि पॉलिसी फ्रेम करने में मदद करता है, ट्रेंड और टेंडेंसीज देश में क्या चल रहे वो समझने में मदद करता है, फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करने में, फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। तो इंडेक्स नंबर के बारे में आपको लिखना है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इन्फ्लेशन मेजर करने में भी हेल्प करता है। सो देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई इंडेक्स नंबर इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 6 का आंसर है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। एफएम सुनो, जैसा मेरे को याद है ना वैसा तुमको भी जिस दिन याद हो गया ना मजा आ जाए। एंड इट विल हार्डली टेक 3 to 4 days। 3 to 4 days मतलब आंसर का, क्वेश्चन का नाम पढ़ के आंसर का कीवर्ड याद आना चाहिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट। फिर फेकोलॉजी ठोकोलॉजी अपने आप निकलता है, बट वो कीवर्ड और पॉइंटर्स तो आना ही चाहिए। There are no theoretical difficulties in measurement of national income to see VIP। to see झूठ बोल रहा है, नो कैसा, हमने तो पढ़ा आंसर to see VIP, तो आई डिसएग्री और फिर to see VIP पूरा लिख देने का। ट्रांसफर पेमेंट है भाई, इलीगल इनकम है, अनपेड सर्विसेज है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, 4 पॉइंट है। समझे क्या? मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर क्लिक हुआ तो जीत गया। अग्री डिसएग्री तो आप पहचान ही लोगे, आप पॉइंट्स भी लिख दोगे, आंसर ही। इसका इससे एक और चीज साबित क्या हो रही है, इफ यू स्टडी द लॉन्ग आंसर्स ना यू कैन क्रैक द होल पेपर। हर चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाइज दिखेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस। अगर तुमने फीचर्स पढ़ लिया माइक्रो और मैक्रो का मुर्तुजा, तो स्लाइसिंग मेथड लंपिंग मेथड के डिस्टिंग्विश में भी काम आएगा। और स्लाइसिंग मेथड लंपिंग मेथड बहुत बार आ चुका है डिस्टिंग्विश में। माइक्रो मैक्रो का डिस्टिंग्विश आ गया तो भी फीचर काम आने वाला है। सो लॉन्ग आंसर्स को स्टडी करोगे ना पहले, तो ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे आपको याद आ जाएंगे। अरे ये तो इस आंसर में पढ़ा था, अरे ये तो इस आंसर में। इकोनॉमिक्स ओसीएसपी नहीं है, पहले तो ये समझ लो। तो इसके अंदर तुम आईएमपी ढूंढते मत बैठना कभी भी। कभी कभी आईएमपी धोखा दे देता है इकोनॉमिक्स में। आपको लगेगा ये 15 क्वेश्चन ही आईएमपी है और वो 15 क्वेश्चन भी अलग आ जाएगा कुछ, और फिर है ना दिल दहला देने वाला हादसा पेपर में हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं आएगा, तुम ब्लैंक हो जाओगे। तो इकोनॉमिक्स में आईएमपी के पीछे मत भागो, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो तुम बड़े बड़े आंसर भी अच्छे से लिख पाओ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब अगर इसके अंदर है ना 10 चैप्टर है इंडेक्स में, तो हर चैप्टर के बारे में तेरे को मालूम होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स की वास्तविकता है। तेरे को पता होना चाहिए माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4-5 आंसर्स है। फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, 6 आंसर्स। तेरे को पता होना चाहिए यूटिलिटी में क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है मिसेस भिड़े। तेरे को पता होना चाहिए इसके अंदर टीयूएमयू का आंसर है, कंपैरिजन। यू शुड नो एवरी चैप्टर कि यार हर चैप्टर में से क्या औकात है बोर्ड की, साला क्या पूछेगा ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में से। सब लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट है डिमांड डिमांड डिमांड, डिमांड में से क्या पूछेगा ज्यादा से ज्यादा? लॉ ऑफ डिमांड पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ डिमांड पूछ लेगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पूछेगा, और क्या पूछेगा रे? 4 आंसर के ऊपर लाइक ही नहीं है चैप्टर की।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी दुनिया आईएमपी बोलती रहती है। क्या है? 5 टाइप से 5 डायग्राम है, और क्या है? मेजरमेंट का मेथड्स है। 2 आंसर के ऊपर ये लायक ही नहीं है चैप्टर की, लेकिन पब्लिक डराती है तो अपन डर जाते हैं। 16 मार्क दोनों है ना, चैप्टर एकदम हलवा चैप्टर है। 5 से 6 आंसर अगर पढ़ा आपने इज्जत से, एक बार टिका के अपना एक जगह पे, तो 6 आंसर पढ़ के 2 चैप्टर हो जाएगा और 16 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ नहीं है भाई। देन सप्लाई एनालिसिस, लॉ ऑफ सप्लाई, और कोई आंसर बोलने लायक भी नहीं है। 5th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 3 फेमस आंसर, तीनों बहुत बार आ चुके एग्जाम। फीचर्स ऑफ मोनोपोली तो घड़ी घड़ी आता है, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत बार आया है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आया है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। 3-4 क्वेश्चन के ऊपर इस चैप्टर में कुछ नहीं। इंडेक्स नंबर ओनली 3 आंसर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिर्फ 3 क्वेश्चन। देन नेशनल इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सब बोलते ही है, और इसमें भी गौर से देखोगे ना तो 3 ही चैप्टर, 3 ही क्वेश्चन। फीचर्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट और डिफिकल्टीज। फीचर्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट और डिफिकल्टीज, 3 ही तो आंसर है। मतलब जो हार्ड से हार्ड चैप्टर बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जा रहा है, उसमें भी 3 ही क्वेश्चन पढ़ने का है, और उसमें से ही आएगा। 8वां चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, 3 आंसर, पब्लिक रेवेन्यू का 1, पब्लिक एक्सपेंडिचर का 1, पब्लिक डेट का 1, और सॉरी बजट का 1, 4 आंसर है ये 8वें चैप्टर में। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फीचर्स एंड रोल ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, फीचर्स, रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं कि जब तेरे को हर चैप्टर का औकात पता रहेगा ना, तो पेपर में कुछ भी पूछ ले। अगर तू बोलेगा मैं खाली माइक्रो के 5 चैप्टर पढ़ के जाता हूं और मैक्रो में से ना खाली नेशनल इनकम पढ़ के जाता हूं, तो देयर इज अ टेंडेंसी दैट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन नंबर 4 में तुम सब अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको 3 में से 1 ही आएगा, डिस्टिंग्विश में से तुमको 3 बोला रहेगा, तुम 2 ही लिख पाओगे, ऐसा होगा। अगर तुम लिमिटेड पढ़ के जाओगे तो तुम 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो इन इकोनॉमिक्स नेवर लीव एनी चैप्टर। उसी में अपन ऐसा कर सकते, अपने को 1, 2, 4, 8 पढ़ के जाना है, बचे हुए चैप्टर्स में से खाली डिस्टिंग्विश और केस स्टडी पढ़ के जाना है, तो भी अपन पूरा 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। एसपी में भी लेटर्स करके जाना है, डिस्टिंग्विश करके जाना है, पहले 5 चैप्टर करके जाना है, पूरा 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। लेकिन इको में ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरी चैप्टर इज आइदर फॉर 7 मार्क्स और 8 मार्क्स। हर चैप्टर या तो 7 मार्क का है या तो 8 मार्क का है, और इसलिए आपको हर चैप्टर का नॉलेज होना ही चाहिए। इकोनॉमिक्स में यू कैन नॉट टेक एनी चैप्टर फॉर ग्रांटेड। आपको कल ही मैंने एक पेपर दिखाया जिसके अंदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो 5वां चैप्टर है वो 7 मार्क का है, लेकिन 8 मार्क के लिए आया था ना। तो बोर्ड किसी के बाप का सगा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, और इको में तो बहुत बार कर चुका है। इको एक ऐसा पेपर है जिसमें बोर्ड पता नहीं क्यों बट हमेशा अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अनप्रेडिक्टेबल दिखाने के लिए गड़बड़ करता ही है, एंड दिस हैज बीन डन मेनी टाइम्स। देयर वाज अ ईयर व्हेन नो लॉ वाज आस्क्ड, तो सारे के सारे टीचर्स फंस गए थे, क्योंकि सब लोग बोलते थे लॉ तो आता ही है, लॉ तो आता ही है, लॉ तो आता ही है। बोर्ड ने बोल दिया मैं नहीं पूछेगा, बोर्ड ने लॉ ही नहीं पूछा, कहीं नहीं पूछा पूरे पेपर में लॉ। और पेपर एक्चुअली में इजी था, लेकिन क्योंकि सब लोग लॉ पढ़ के गए थे, दे वर एक्सपेक्टिंग लॉ आएगा, लॉ आएगा, लॉ आएगा, लॉ लग गए। आएगी लॉ। एंड दैट डे इवन आई रियलाइज
कि जो तुम एक्सपेक्ट करके जाओगे वो तो क्लासेस में और कॉलेज में होएगा ना। बोर्ड्स में कैसा तू जो एक्सपेक्ट करेगा वही हो जाएगा बे। तो फिर बोर्ड एग्जाम का आएगा। बोर्ड एग्जाम में वो एक एज होना ही चाहिए। बोर्ड एग्जाम में अगर तेरे को सब मालूम है, तेरे को जैसा चाहिए वैसा ही हो रहा है, तो फिर वो क्या का बोर्ड एग्जाम। थोड़ा तो अनप्रेडिक्टेबल बोर्ड एग्जाम होगा ही, किसी ना किसी पेपर में हर साल वाट लगता है, और उसके लिए तुमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। There was 1 year when they did it in OC also, but still people were able to crack it because जो आंसर आया था उसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो नल्ला आंसर। वो लोग ने रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस पूछे। Everyone was waiting for types of bank, warehouses, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह चौथे चैप्टर में से, लेकिन आ गया क्या, रोड ट्रांसपोर्ट। तो लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जिसने आज तक नहीं पढ़ा है चौथा चैप्टर वो भी लिख सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी गुड। डोर टू डोर सर्विस। ओसी में ये पॉसिबल है, ऐसा बता रहा हूं। इको में आएगा ना अगर तेरे को फॉरेन ट्रेड का 8 मार्क के लिए, तो क्या करेगा? फॉरेन ट्रेड इज वेरी गुड। मोदी जी इज वेरी गुड। ये देखो वापस से आया 2023 में, मैक्रो इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू। मजेदार क्वेश्चन है ये, है ट्रिकी क्वेश्चन। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। आई डिसएग्री, मगर आपको याद रखने का है कि आपको लिखना है दे आर अपेरेंट। याद आ रहा है क्या? फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। हॉबीज, दिस वायोलेट्स द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। हर पॉइंट के अंदर आपको ये मेंशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो माइजर हो, एडिक्शन हो, पावर हो या मनी हो, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी अजम्पशन को वायोलेट करता ही है। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। आई अग्री। कल अपन ने डायग्राम भी देखा था, एक पॉइंट तक सीधा जाता है फिर टर्न मारता है। वाई? बिकॉज ही प्रेफर्स लीजर, आराम का मामला है, और वो इसीलिए थोड़ा कम काम करना प्रेफर करता है। प्राइस उसको ज्यादा मिल रहा है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, कम काम करता है। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइडेड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों को अगर याद नहीं है तो द डायग्राम वाज लाइक दिस। याद है? एक था अपना सप्लाई कर्व और एक था अपना डिमांड कर्व। दिस वाज द इक्विलिब्रियम प्राइस यूज्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। गेटिंग इट? तो ये स्टेटमेंट आई अग्री है। आई अग्री विद द स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे इतना सा ही नहीं लिखना है, आपको सीजर वाला एग्जाम्पल लिखना है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 48 पे एग्जाम्पल दिया है। Marshall has compared the process of price determination to the cutting of cloth with a pair of scissors. और ये है 5वां चैप्टर ना बेटा। So it's a easy one. मार्च 2022 में आ चुका है। Then next one is from 9th chapter. Capital market plays an important role in India. फाइनेंशियल मार्केट कोई भी हो, मनी हो या कैपिटल हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका एक आंसर भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट नाम से और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट नाम से। तो इंपॉर्टेंस के 4 पॉइंट लिखने हैं, जैसे मोबिलाइजेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, जो बहुत टाइम के लिए सेविंग किया हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, मतलब आपको मालिकाना हक देता है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि आपको शेयर होल्डर बनाता है, आपको इक्विटी होल्डर बना देता है।
ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब इजी टू ऑपरेट हो गया है, कैपिटल मार्केट में स्वाइप इन स्वाइप आउट से आप परचेज सेल्स कर सकते हो। इसके अलावा क्विक वैल्यूएशन यानी आपके असेट्स का वैल्यूएशन भी इजीली हो जाता है। यू कैन डिटरमाइन अ फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ योर इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। लास्टली इंटीग्रेशन, कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, equity and debt instruments, government and private sector, domestic and external funds। यानी अलग अलग जो सेक्टर्स है उन्हें जोड़ता है, कंबाइन करता है, ग्रुप करता है यानी इंटीग्रेट करता है। प्राइवेट को पब्लिक से मिलाता है, डोमेस्टिक को इंटरनेशनल से मिला देता है। जो जो अलग अलग सेक्टर्स है उनको ग्रुप करने का काम ये मार्केट करता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऊपर अलग पूछा था, यहां पे वापस अलग पूछा। वहां अग्री वाला था, यहां डिसएग्री वाला। 15 अग्री डिसएग्री है दोस्तों, कुछ डाउट है इसमें? कैसे लिखने का अग्री डिसएग्री समझा? द मेन मकसद ऑफ दिस वाज हाउ कैन यू राइट अग्री और डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लिखने का, 1 मार्क आपके करेक्ट अग्री डिसएग्री का है और 3 मार्क्स आपके रीजंस का। नाउ द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है टेबल बेस्ड या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, यहां पे आपको ध्यान रखना है मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 2-1-1 ऐसा होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे, ऐसा 4 मार्क्स होगा। मोस्टली ऐसा ही होता है। कई बार बहुत इजी होता है तो 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं। इट कैन हैपन, वो डिपेंड कि क्वेश्चन कैसा पूछा है बोर्ड ने। जैसे अभी यहां पे अपन देखे तो यहां पे डायग्राम बनाने बोला है तो 2 मार्क का है वो क्वेश्चन, और 2 फिलअप्स टाइप के क्वेश्चन है तो वो 1-1 मार्क के। समझ रहे हैं? फिर यहां पे आप देखो 4 फिलअप टाइप के क्वेश्चन है तो 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन आ गए। तो इधर वेटेज या तो 4 रहेंगे 1-1-1-1, या तो 2-1-1 रहेगा। इफ देर इज अ डायग्राम वाला क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क मिलेगा ही डायग्राम करेक्ट बनाने का। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स होगा टेबल के अंदर तो भी 2 मार्क के लिए आता है। कभी कभी वो लोग टेबल देते हैं और वो टेबल थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट रहता है 2-3 जगह से, वो आपने करेक्टली फिल किया तो भी 2 मार्क देगा। और बाकी फिलअप्स टाइप के 2 क्वेश्चन रहेंगे, वहां पे 1-1 मार्क मिल जाएगा। थोड़े सैंपल क्वेश्चन इसके भी देखो। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। अब यहां पे टेबल में आपको कमोडिटीज दिख रहा है, प्राइजेस इन 2006 दिख रहा है, प्राइजेस इन 2019 दिख रहा है। पहले तो है ना भाई, क्वेश्चन पढ़ के कौन सा चैप्टर का है वो आइडेंटिफाई करो। राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6 इंडेक्स नंबर। समझा क्या? अब देखा 1 मार्क देने वाला है, क्या लिखने का? खाली फॉर्मूला लिखने का। सॉल्व भी करने नहीं बोल रहा है प्रशांत, सॉल्व भी करने नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? खाली फॉर्मूला लिख दे भाई प्यार से। तो फॉर्मूला तो मैंने ऐड कराया था तुमको, 1 ऊपर 0 नीचे, चिंटू 100। याद है क्या? अगर क्वांटिटी का पूछा रहेगा तो भी 1 ऊपर 0 नीचे, चिंटू 100। याद है क्या? अगर वैल्यू 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 का पूछा रहेगा तो गांव में था बेटा, शिरडी गया था। क्या था? बोल नहीं रहे हो? ये औकात रह गई है तुम लोग। वन तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, 0 हमेशा चिंटू। क्या तड़प रहे हो तुम लोग? फॉर्मूला 1 मार्क्स यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ P0 एंड P1।
फाइंड द वैल्यू ऑफ P0 का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। मतलब कॉमन सेंस है, समीशन P0 और समीशन P1। तो ये कॉलम दिया हुआ है ना पूरा, टोटल मारना है खाली। टोटल मारने का 1 मार्क्स दे रहा है। मुंह तो बंद करो अंकल। टोटल मारना है खाली, टोटल मारने का 1 मार्क यार। बेसिक मैथ्स, कुछ हार्ड भी नहीं है इसमें। इसका टोटल मारो आ जाएगा P0, इसका टोटल मारो आ जाएगा P1। और लास्ट फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला तो लिखा ही है खुद ही, उसके अंदर भरो भरो भरो, हो गया। सी ऐरा गहरा नत्थु बहरा भी स्टूडेंट रहेगा ना तो 2 मार्क्स तो ला सकता है 4 में से। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा ना, लेकिन ये तो आई थिंक एनीवन कैन क्रैक। These types of questions will only come in question number 5, और कुछ नहीं आ सकता है। Observe the given diagram. Now assume that you don't know anything in economics and observe. कुछ आता ही नहीं, अपने को मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या बना के दे दिया। Observe the given diagram and answer the following question. Rightward shift in demand curve. अब अपने को कुछ नहीं आता है, ये डिमांड है, ये तो पढ़ने आता है। वो बोल रहा है राइट वर्ड शिफ्ट, तो राइट वर्ड शिफ्ट मतलब बाहर जा रहा है। बाहर पहले इधर था Q, अभी बाहर जा रहा है, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? इंक्रीजेस इन डिमांड। ये क्यों था? क्या देख के बोलता है रे? अंदर आ रहा है लेफ्टवर्ड, बोले तो डिक्रीज हो रहा है, बोले तो डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट एवरीवन? प्राइस रिमेन्स डैश। मैंने अपने को आता किधर है? अपन इधर देखिए, प्राइस रिमेन्स स्टिल। स्टिल एक पेपर में लिख के आया था मेरे को, स्टिल प्राइस रिमेन्स स्टिल। उसको कुछ नहीं आता रहेगा तो उसने ट्राई किया। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। यू ऑल्सो इफ यू डोंट नो राइट समथिंग, बिकॉज ब्लैंक इज जीरो ना, लिख के 0 मिलेगा तो अच्छा है ना। खाली छोड़ के तू चांस भी नहीं दे रहा यार। कई बार जो नौसिखिए टीचर रहते हैं ना, नौसिखिए जो पहली बार चेक कर रहे हैं, वो लोग ऐसे में क्या करते हैं मालूम है? फोन लेते हैं, मॉडरेटर को फोन करते, ऍक्च्युली मॅडम ते एका मुलांनी ना प्राइस इज स्टिल लिहिलंय, तर ते मार्क्स द्यायचे का? अब मॉडरेटर क्या करिए, 2 बच्चे संभाल, घर पे है ना बेचारी, इसने शाम में फोन किया है, अब 2 बच्चे संभाल रही है। हाँ 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 काय, हाँ हाँ ठीक है द्या, मी नंतर बघते। अभी द्या, अरे ऐसा 2 बच्चे गोद में लिया, क्या बेकार लोग। 2 बच्चे ऐसे गोद में लेगा ना, और कैसे? भाई ध्यान में रहे, ये भी एडिट करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया। So, याद रखिए जोक्स अपार्ट, नेवर लीव एनीथिंग ब्लँक। लिहायचं म्हणजे लिहायचं, उधर तेरे को जो सूझ रहा है वो टाइम पे लिख, और 99% ऑफ टाइम कांस्टेंट तो तू लिखेगा ही। अगर कभी भूल गया तो एटलीस्ट वहां पे कुछ तो लिख के रख। लास्टली, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर डैश। इफ यू डोंट नो, तू कुछ नहीं लिख पाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर तू पढ़ के गया है डिमांड एनालिसिस वाला चैप्टर, तो तू यहाँ पे चेंज लिखेगा, अदरवाइज तू वेरिएशन लिख देगा गलती से। अगर पढ़ के गया है तो या तो 2 ही मिस्टेक हो सकती है, वेरिएशन लिख सकता है तो चेंज लिख सकता है। ओके, सो वंस अगेन फिलअप्स टाइप का क्वेश्चन था और 4 मार्क्स देके गया। थर्ड टाइप इज ऑलवेज अ पैसेज। देखो ऑब्जर्व करो, एक टेबल था, एक डायग्राम और एक पैसेज। अब पैसेज वाला क्वेश्चन आई नॉर्मली डोंट एडवाइज एनीवन, बट when I have checked the papers, so many papers I have observed, रूरल महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग पैसेज वाला अटेम्प्ट करते हैं। एंड व्हाई? बिकॉज बोर्ड ने अब तक पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत इजी डाले।
फॉर एग्जाम्पल अभी ये बड़ा सा पैसेज है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, अभी पैसेज नहीं पढ़ता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं डायरेक्ट. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फ्रॉम इकोनॉमिक सेंस. In common language, the term market means a specific place where buyers and sellers of commodity meet and exchange. But in economics, क्वेश्चन में पूछा ना उसने, इन इकोनॉमिक्स है, बट इन इकोनॉमिक्स सेम 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 मिल गया. समझ नहीं आ रहा ना. ये मिल गया अपने को पहला आंसर. But economics, it is not necessarily a place, but it is an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly, indirectly, and exchange goods take place among them. पहला आंसर मिटला. तू कुछ नहीं पढ़ के गया था, तेरे लिए पैसेज भी अनजानी था, लेकिन फिर भी तेरे को मार्क्स मिल गया. पढ़ के लिख दिया उठा के रे. बोर्ड चाहता है ले ले, गरीब मार्क्स ले ले, तो फिर भी मिलेगा. थाली सजी हुई है यार, खा नहीं रहा तू, खिलाने को दो लोग चाहिए थे, बोले बेटा खा ले, खा ले, खुद खा. एवरीथिंग इज देयर. लेट्स रीड. एक मार्क्स था इसका. राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. मार्केट कैन बी क्लासिफाइड. बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का सिया, बोर्ड का पेपर है, मजाक कर रहा है. मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस टाइम कॉम्पिटिशन. सो सिंपल, वन मार्क्स. वो दे रहा था, तुम लोग ले नहीं रहे. हमेशा पैसेज का जो आखिरी क्वेश्चन रहेगा ना, वो स्वमत रहेगा. हिंदी वाले ऑफेंड मत हो जाना. स्वमत એટલે पर्सनल रिस्पॉन्स. ज्यादातर बार द लास्ट क्वेश्चन इज स्वमत और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. इट मीन्स इट इज अ फेकोलॉजी क्वेश्चन. सो इफ इट इज ऑफ 2 marks, you'll always get 1 marks. यहां पे अगर ओन वर्ड्स में लिखा योर ओन ओपिनियन, मां कसम मैं तो यार विराट कोहली पे ओपिनियन दे देता हूं. ये तो इकोनॉमिक्स है. रोहित शर्मा को घर पे बिठते बोल रहे थे हम लोग, तो इसमें तो ओपिनियन दे ही सकते हैं. टपरी पे बैठ के यही तो करते हम लोग. सो समवेयर और द अदर आपके ओपिनियन का बोर्ड को कदर है, और इसीलिए बोर्ड वहां पे 0 तो नहीं देगा. Whatever your opinion is, 1 marks तो मिलेगा. इसलिए आई एडवाइस, अगर तुम ये अटेम्प्ट कर रहे हो और यहां तक पहुंच गए हो, तो कम से कम 5 से 6 लाइन फेंको, कम से कम 5 to 6 लाइंस लिखो, कि वो तुमको पूरा 2 देने के लिए मजबूर हो जाए. ओन वर्ड से ही लिखने का है. सी आई हैव चेक्ड पेपर्स in which I have, from my naked eye, I have seen people, they think the teacher is a fool and they write the whole passage and they say it is our opinion. अबे साले, ओपिनियन पेपर से लिया तूने, पूरा पैसेज लिख दिया है लोगों ने. 2 लाइन ऊपर नया चिपकाया, नीचे नया चिपकाया है. द अबव वाज माय ओपिनियन, द फॉलोइंग इज माय ओपिनियन, एंड स्टिल पीपल गिव 1 marks. This is the irony of Maharashtra board, and you people are scared of failing. No one can fail. No one can fail if you write and attempt full 80 marks paper. You will never fail. You should understand the paper pattern. You should understand what type of questions they are going to ask. You can definitely crack the exam easily. पेपर अपने हिसाब से मत लिखो, उनको क्या चाहिए वो हिसाब से लिखो बस. Observe the following table and answer the questions given below it. फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत सारा खाली डब्बा छोड़ा है, और पहला क्वेश्चन ही है कंप्लीट द अबाउट टेबल. 2 मार्क के लिए कंप्लीट द अबाउट टेबल. अब पहले तो टेबल काय का है वो समझना चाहिए.
कमोडिटी, यूनिट ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूनिट, मतलब ये कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन जब है तो स्टार्ट सेम सेम, याद है टीयू एमयू बोथ आर इनिशियली सेम, फिर टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, तो ये तो दिख रहा है ना 6 5 4, उसके बाद अब यहां पे डायरेक्ट -1 है तो इधर 0 ही आएगा ना। अब ये बढ़ने वाला है और दिख रहा है कि इधर कांस्टेंट हो गया है, तो क्या करेगा? अब यहां पे तेरे को बढ़ाने का है ना रे, सिंपल है, तू इस 15 के ऊपर कोई भी नंबर डाल, कोई भी नंबर डाल, 11 डाल, 12 डाल, 13 डाल, कोई भी एक नंबर डाल, और 15 के बाद क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो थोड़ा सा डिक्रीज कर दे। समझा? गॉट इट? सी, नेवर बी इन अ भ्रम कि जो टेक्स्ट बुक का डब्बा है ना टीयूएमयू का वो सेम आएगा, कुछ भी आएगा, कोई भी नंबर आएगा। यू हैव टू रिमेंबर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज इन द आंसर ओनली। इनिशियली बोथ आर सेम, दूसरा टीयू इंक्रीजेस, तीसरा एमयू डिक्रीजेस। एट वन पॉइंट एमयू बिकम्स 0, एमयू बिकम्स 0, एमयू बिकम्स, बस वो 3 पॉइंट याद है तो पूरा फिलअप हो जाएगा and you will get 2 marks for it. And then silly answers, when total utility is maximum, mu is maximum है तो ये 0 है, 0. when total utility falls, ये falls, ये falls, ये falls, the mu becomes negative. तो ये तो 1 मार्क्स मिलने वाला है। समझा? क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्फिडेंस आ रहा है दोस्तों? एक सेट और कर लेते बस, डायग्राम। अब पहले तो देख के डायग्राम समझो काय का है। इन द फॉलोइंग डायग्राम, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग डायग्राम ए ई is the linear demand curve of commodity on the basis of given diagram, state whether the following statements are true or false। मतलब पहली बार कुछ हार्ड दिखा ना तो उसने उसमें ट्रू और फॉल्स दे दिया। मतलब बोर्ड चाहता ही नहीं है कि चुकी झाली पाहिजे, बोलता है चल ना सब फॉल्स लिख दे, 2 तो राइट हो ही जाएंगे तेरे, सब ट्रू लिख दे। आपको कुछ नहीं आता है तो ये करो। हाँ, आई हैव सीन दिस, सब अग्री लिख देते, पांचों के पांचों, सब डिसएग्री लिख देते, पांचों के पांचों, उसमें से 3 तो झक मार के चेक करना ही पड़ेगा और उसमें से 2 तो राइट हो ही जाते। So such people also get marks. These are some loopholes, और वो तुम क्रैक करोगे तो पास हो जाओगे। डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ट्रू या फॉल्स बोलना है। इधर है देखो सी, पहले तो मेरे को बताओ रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? मोर देन 1, इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1। याद आ रहा है? तो एक एक करके मार्क ही कर लेते हैं। ये क्या है? यूनिटरी, बराबर ना? ये क्या है? अरे क्या रे पागल, ये क्या हुआ? और ये इनफाइनाइट, और ये पहले मार्क ही कर लिया ना भाई, खत्म हो गया ट्रू फॉल्स का मसला ही। ये बराबर है ना बेटा? बराबर है। क्या क्या बोल रही है? एक मिनट, एक मिनट भाई समझाता हूं। ये लाइन जो है ये 8 सेंटीमीटर की है, कुछ ऐसा दाम बिचारी। ये लाइन 8 सेंटीमीटर की है, 4 4 1। अब सी, सी है भाई, सी भाई, सी
दो दो चार दो 6 बराबर। फॉर्मूला याद करो, एल अपॉन लू, याद है लू। लोअर कितना है, अपर कितना है, 2 1 जा 2 2 3 जा कितना आया, 33 आएगा। ये एडिट भी नहीं करूंगा मैं। पॉइंट ऐसा कुछ आया पूर्वा बराबर। फुकट का करवाया तूने, लंबा किया वीडियो। पब्लिक है ना, ऐसा चली जाती है इतना लंबा वीडियो देख के। तो यहाँ पे ईडी क्या आएगा, और ऊपर का भी करके दिखाओ कि समझ गई। ईडी इज, समजलं भरत। तर मग आता मला सांग बेटा, डिमांड ऍट पॉइंट सी इज रिलेटिव्हली इलास्टिक हे चुकीचं आहे की नाही? तर हे काय झालं, डिमांड ऍट पॉइंट बी इज युनिटरी इलास्टिक। अरे जा, डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इलास्टिक। अरे पागल, डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर राहुल कुछ पढ़ के ही नहीं गया, सब फॉल्स लिख दिया, तो भी 3 तो राइट है बच्चे। बोर्ड की नियत देखो तुम, कितनी साफ नियत है। बोर्ड चाहता है पास हो, मार्क्स मिले, लेकिन तू बोलेगा मैं सब ट्रू लिखता हूं। तो एक ही तो तू पनौती, तेरे साथ भगवान भी नहीं। बोले मेरे साथ तो अल्लाह है ना, इसलिए मैं समय राणा को देख नहीं रहा हूं, डर लग रहा है मेरे। पैसेज read the given passage and answer the following question, the last one for the day. Explain the meaning of index number. So hard, huh? Board is trying to be hard. Index number is a technique of measuring general variable or group of related. पहले लाइन पे दिया, पहले लाइन पे दे दिया खुद ही। मैं इसके लिए इतना हंसा के पढ़ाया कि अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो और तुमको टेबल वाला क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डायग्राम वाले क्वेश्चन में चारों नहीं राइट हो रहे, तो गो फॉर द पैसेज ऑल्सो। मतलब इसमें है ना, टाइम वाइम का मत सोचना, यू कैन अटेम्प्ट ऑल 3। इसमें टाइम क्या, एक वर्ड लिखने में तेरे को टाइम जाएगा क्या? टाइम मैनेजमेंट का ऐसा का तैसा, तीनों अटेम्प्ट कर सकता है तू आराम से। फिलअप जैसा तो है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। पढ़ के आंसर मिल रहा है तो पैसेज भी अटेम्प्ट करके आना। हो सकता है पैसेज वाले में पूरा 4 मिल जाए और उसमें 2 ही मिले, तो द प्रोबेबिलिटी विल बी टेकन कंसिडर्ड, जिसमें ज्यादा है वो काउंट होएगा। तो ऑलवेज बी स्मार्ट, यू हैव टू रिमेंबर कि जिसमें मेरे को ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं ना, वो तो अटेम्प्ट करूं ही। और ऐसे में पैसेज विल हेल्प यू। इफ यू आर लेस कॉन्फिडेंट इन टेबल एंड फिगर ना, तो उसको अटेम्प्ट कर लो और पैसेज को भी लिख डालो। गॉट इट? दूसरा क्वेश्चन, टू whom the index number is useful? देखना, वेरी यूजफुल फॉर, उसको मालूम है कि तुम लोग कहां कहां से तकलीफें झेल के पढ़ाई कर रहे हो। वो बोल रहा है ले पढ़ ले, तो यूजफुल लिखा बेटा, इधर भी यूजफुल लिखा मैंने, पढ़ के लिख ले। इजी वन। आप देखो, स्वमत, एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द गिवन पैसेज। दिस इज माय ओपिनियन दैट
इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप। फिर उसको ऐसा लगे नहीं कि तूने सेम लिखा है, तो 2 लाइन छोड़ दे। और फिर यहाँ तक स्कोप ऑफ इंडेक्स इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन। See, this you can do when you don't know anything, and if you know, then you write the importance of index number. You write some significance का points, तो you can fairly get at least 1 marks. यहाँ पे 0 तो नहीं मिलेगा. Understood how to attempt? I hope with this session, it is very clear how to attempt question number 4 and 5. These both questions are full on marks वसूल question. यहां पे आपको 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरे 20 मार्क में से एटलीस्ट 15 से 18 हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए जो यहां बैठा है। 15 से 18 मार्क से 20 में से मिलना ही चाहिए। एंड इट इज दैट इजी, वेदर यू आर अ टॉपर, वेदर यू आर एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, हर किसी को यहाँ पे 15-18 मिल ही सकता है। एंड दिस इज माई गारंटी टू यू। थोड़ा सा मेहनत करो, आज की रात को मेहनत की रात बनाओ। और आज की रात को मेहनत की रात बनाओ, और ये जो पीडीएफ में भेजूंगा इसके सारे अग्री डिसएग्री चार्ट लो। अग्री डिसएग्री अगर कर लिया आपने अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 5 हो ही जाएगा। डन 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 डन। थैंक यू वेरी मच। अर्ज किया है कि सूरत हमारी कैसी भी हो, सूरत हमारी कैसी भी हो, मन हमारा भोला भाला है। सूरत हमारी कैसी भी हो, मन हमारा भोला भाला है, और मुश्किलें कितनी भी आए हमेशा भोले बाबा ने संभाला है।